नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो खास प्रोग्राम जरूर देखो। खास प्रोग्राम है आज। ऐसा ना पहले की तरह, आज विशेष खास है। और क्या खास है आगे मालूम पड़ेगी। चर्चा काहे की होगी? चर्चा बोतल में ते जो जिन लेकर आया हो ना, फिर दोबारा ते हिडनबर्ग, वहां पे चर्चा होगी। बांग्लादेश में खाड़ो बाजरो, वहां पे भी चर्चा होगी। और या के साथ साथ पश्चिम बंगाल से एक बहुत बुरी खबर आ रही है देश के निया, वहां पे भी चर्चा होगी। और यह खास प्रोग्राम में हमारे साथ दो मेहमान हैं। समाजवादी पार्टी थे यश भारती जी और कांग्रेस थे अरुणेश यादव जी। स्वागत है आपको। सबसे पहला सवाल अरुणेश जी। अरुणेश जी, लगातार नई नई खबरें चल रही है। बांग्लादेश से बुरी खबर है और पश्चिम बंगाल से भी बुरी खबर है, उत्तर प्रदेश से भी बुरी खबर है। आखिर ये चल क्या रहा है देश में? जी, सबसे पहले तो आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि हमें साहब इस महत्वपूर्ण जो विषय पे चर्चा हो रही है उसमें शामिल किया। अगर हम यहाँ पे बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में जो भी हालात हैं, किसी से नहीं छुपे हैं कि बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री हुआ करता था, लेकिन वहाँ कट्टरपंथ धीरे-धीरे बढ़ा, सरकार की तानाशाही बढ़ी और उसका हश्र पूरे देश और पूरी दुनिया ने देखा। और वो एक सबक है। इसी तरीके के हालात कुछ समय पहले श्रीलंका में भी हुए थे, वहाँ भी कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया। वहाँ की सरकारों ने अपने निजी स्वार्थ में कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया और वहाँ के हालात भी इसी तरीके से खराब हुए। और हमारे देश की जो मौजूदा सरकार है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनका बांग्लादेश के इस संवेदनशील मुद्दे पे जो मौन रहे हैं और जो उदासीनता रही है हमारी सरकार की, तो वो कहीं न कहीं वहाँ के जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वहाँ का हिंदू समुदाय है, वहाँ क्रिश्चियंस हैं, वहाँ बौद्धिस्ट हैं, तो वो एक तरीके से अपने आप को उन लोगों ने असहज महसूस किया। क्योंकि साहब बांग्लादेश के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी कई मायनों में इसलिए बढ़ जाती है कि पाकिस्तान से सभी लोग जानते हैं कि हमने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था और एक तरीके से हम बांग्लादेश के अभिभावक हैं। तो अभिभावक होने के नाते अगर उस देश में कोई समस्या आ रही है, तो हमें वहाँ पे स्वतः संज्ञान लेकर इन्वॉल्वमेंट दिखाना। ना, किस तरीके के इन्वॉल्वमेंट की बात कर रहे हैं आप? हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते रहे? तो सरकार इस मुद्दे पे कटघरे में अपने आप को खड़ा पा रही है और इसके अगर हम तह पे जाएं तो एक बात साफ निकल के आ रही है कि प्रधानमंत्री जी का जो हस्तक्षेप है वो क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे वजह है अदानी जी का वहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स। अगर प्रधानमंत्री जी वहां कुछ बोलते तो निश्चित तौर पे अदानी जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हजारों करोड़ रुपया फंसा हुआ है, वो कहीं ना कहीं अदानी जी मुश्किल तो में आ अरुणेश जाते जी, और आप ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कोशिश नहीं कर रहे होंगे? भाई, प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और हिंदुओं के लिए तो विशेष तौर पे उनकी पार्टी लगातार आवाज उठाती रहे। तो आप ये बात को कैसे कह सको कि आवाज नहीं उठा रहे होंगे प्रधानमंत्री? देखो साहब, विपिन साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर कि हमें कैसे मालूम है कि प्रधानमंत्री जी आवाज नहीं उठा रहे। अब हमारे पास जानने के क्या माध्यम है? या तो मीडिया में प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट आया होता, या सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री जी का कोई स्टेटमेंट आया होता, या सरकार की तरफ से अभी तक कोई सख्त कदम उठाया होता या कोई सरकारी फरमान जारी हुआ होता। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट अभी तक मोदी जी का नहीं अब आया है। अब अरुणेश जी, और आप एक बात बताओ कि प्रधानमंत्री को या कांग्रेस को बता के स्टेटमेंट जारी करेंगे? अब ये विदेश नीति की बात है भाई, अंदर अंदर बात चल रही होगी, अंदर अंदर बिल्कुल सख्ती से कही होगी। भाई, शेख हसीना को हिंदुस्तान में आनो, कोई आराम से तो भेजी ना होंगी उन्होंने के जाओ रिश्तेदारी में चले जाओ। भाई, कोई ना कोई अंदरूनी दबाव होगा, वरना जा हिसाब से वहां पे हालात हैं, वह हालत में शेख हसीना को हिंदुस्तान आनो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो कहीं ना कहीं अंदरूनी मजबूती है और प्रधानमंत्री ने मजबूती के साथ अपनी बात अंदर अंदर रखी होगी। देखो सर, अगर प्रधानमंत्री जी में मजबूती होती अंदर और बाहर,
तो प्रधानमंत्री जी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजते और उनके ऊपर वहां महाभियोग चलता। प्रधानमंत्री जी ने उन्हें यहाँ किन शर्तों पे पनाह दी, ये पूरी दुनिया जानती है। जब अमेरिका पनाह देने से मना कर जी, रहा है, आप तो जब तोड़ने वाली ब्रिटेन बात जैसा करते हैं। देश पनाह देने से मना कर रहा है, और हमारे देश में उनको क्यों पनाह दी गई? क्योंकि मामला तो अडानी जी से जुड़ा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी यारों के यार हैं। देश अब आप पीछे, अब यारी आप आगे। हर चीज को अगर बांग्लादेश से ही जोड़ दोगे तो फिर तो कोई इंतजाम न रह सके। अब हम अपने नहीं, हम यश नहीं भारती जोड़ जी रहे से साहब, इसके पीछे तो साहब, तथ्य हैं। ना तथ्य है आपके पास, तो बहुत बड़े तथ्य हैं आपके पास। बता तो दिया आपने तथ्य के, ये कोई भी चीज है बस अडानी को ले आओ बीच में, अडानी को ले आओ बीच में। तथ्य है आपके पास। आप हम बताइए हमारे सर, साथ यश भारती जी अडानी अडानी का 15,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वहां नहीं चल रहा है क्या? बकायदा अब दोनों अडानी देशों के के तो बीच में भाई, एमओयू साइन अडानी हुआ है। अडानी भारत देश के एक बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनके तो क्या जगह फिर जगह प्रोजेक्ट चल ही रहे क्या होंगे। क्या सर आपको सर क्या खुशी नहीं होती अडानी जी क्या हमारे देश से देश बढ़ के के हैं? हमारे देश के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के अगर दुनिया में प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो ये खुशी की बात है देश के लिए। नहीं, यश बात भारती सर, जी, हम यश भारती जी के पास जाएंगे तो एक मिनट की रुकिए, और हम यश भारती जी के पास जाएंगे। यश भारती जी, एक बात बताइए, हर चीज में अडानी को दोषी देना ये कहाँ तक सही है? नहीं, हर बात में अडानी को दोषी देना या किसी और को दोषी देना ठीक है या नहीं ठीक है, ये तो तय समय करता ही है ना। अभी समय ने ये तय किया हुआ है कि जिस तरीके से अडानी के पास हर चीज पहुंच गई है, सारी संपत्तियों पे लगातार अडानी का हक होता चला जा रहा है, अधिकार होता चला जा रहा है, तो अब देश की मजबूरी हो गई है कि अगर अडानी बर्बाद हो गए तो देश बर्बाद हो जाए। एयरपोर्ट तो अडानी के कब्जे में, रेलवे की प्रॉपर्टी तो अडानी के कब्जे में, किसान की प्रॉपर्टी तो अडानी के कब्जे में, शेयर मार्केट तो अडानी के कब्जे में, हर चीज तो अडानी के कब्जे में आ गई है। देश की सरकार ने निजीकरण, निजी व्यवस्था को इतना हावी होने दिया, जो 10 साल में इन्होंने जिस तरीके की नीति रीति बनाई है कि सब कुछ अब अडानी पर निर्धारित हो गया है। तो अब देश चलेगा तो अडानी को फायदे और नुकसान को देख के चलेगा, व्यापारियों के फायदे और नुकसान को देख के चलेगा। गरीब कमजोर के अधिकार से वंचित रखा जाएगा, उसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। सुरक्षा हुई, बांग्लादेश के साथ असुरक्षा हुई, नेपाल के साथ हमारे संबंध खराब हो गए। जो जो भारतीय जनता पार्टी की मूल भावना के आधार पर देश निर्मित है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी। तो नेपाल अगर हिंदू राष्ट्र था, वो आज अगर हमारा दुश्मन देश हो गया, जो मित्र देश था, तो मित्रता केवल व्यापारियों से चलेगी और अपने पड़ोसियों से दुश्मनी चलेगी, अपने देश के नागरिकों से दुश्मनी चलेगी। यश भारती जी, सुनिए 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 सुनिए, आप 2024 में अडानी का मुद्दा लेके जनता के बीच गए थे, आप जनता के बीच गए थे ना, लेकिन जनता ने नकार दिया। हम जनता के बीच में जनता की बातें लेके गए थे। हमारे लिए अडानी अहमियत नहीं रखते, अडानी अहमियत रखते हैं मोदी जी के लिए, जो चुनाव में बताते हैं कि टेम्पो में कैसे पैसे ले जाते हैं। आखिर ये सीक्रेट तो उन्हीं को पता था ना कि आखिर अडानी जी पैसा भेजते किस में, कौन से टेम्पो में। वो तो टेम्पो नंबर जारी नहीं किया उन्होंने, नहीं तो वो टेम्पो नंबर भी जारी कर देते कि किस टेम्पो से पैसा आता है, कौन से बंडल आते हैं, किस बैग में आता है, उस बैग का रंग क्या होता है। क्योंकि मोदी जी तो कपड़ों के रंग से पहचान लेते हैं कौन पत्थरबाज है, कौन आतंकवादी है, कौन देशद्रोही है। तो इतने पहचानने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अगर वो पहचान नहीं पाते तो गरीब कमजोर की आवाज नहीं पहचान पाते, गरीब कमजोर की गरीबी नहीं पहचान पाते, उस असहाय को नहीं देख पाते जो सरकारी अस्पताल के अंदर मर जाता, जो निजी अस्पताल में नहीं जा सकता, जो महंगी शिक्षा नहीं ले सकता, जो सरकारी व्यवस्था पे आश्रित है, उसकी आवाज नहीं पहचान पाते, उसके कपड़े नहीं पहचान पाते। बाकी काली टोपी पहनने वालों को सुबह के उजाले से पहले जो अंधेरे में पीछे डंडा पकड़ के चलते हैं और जैसे ही उजाला होता है वापस घर के अंदर छुप जाते हैं, उनके लिए कैसे देश चलना चाहिए, उनके लिए कौन सी योजना बननी चाहिए, इस पे पूरा ध्यान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रहता है। आप चुनाव में गए थे ना, आप 2024 में चुनाव में गए थे ना ये सारे मुद्दे लेके, लेकिन जनता ने फिर भी आपको नकार दिया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ली उन्होंने। विपिन जी, अगर आप वोट के आधार पे बात कर रहे हैं
तो देश के प्रधानमंत्री जी पिछला चुनाव कितने वोट से जीते और अब का वो कितने वोट से जीते, जनता ने उनको स्वीकार किया कि नकारा? अगर वो उनका उनका नहीं, आप केवल अगर मोदी, विपिन जी आप बेबाकी से बात रखते हो, आप बेबाकी से बात रखते हो, यहाँ कमजोरी क्यों, यहाँ कमजोरी क्यों? आप उन वोटों को भी गिन लो। अरे जीत तो हुई ना। हम जीत को जीत कह रहे हैं, लेकिन वो जीत नहीं है जो जनता ने दी। वो नंबर नहीं दिए जनता ने, वो सांसद नहीं दिए। पहले सबसे पहले बनी मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार के जो नारे दिए और मोदी जी ने सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, अब चल रही है एनडीए की सरकार, जो मजबूत सरकार नहीं मजबूर सरकार है, जिसको तमिलनाडु के लिए विशेष पैकेज देना पड़ता है, जिसको बिहार के लिए विशेष पैकेज देना पड़ता है। आखिर ये विशेष पैकेज अभी क्यों देना पड़ा? वादा तो 2014 में किया था बिहार को विशेष पैकेज देने का। अब कौन सी बात हो गई है? अब आंध्र प्रदेश की साइकिल पे आश्रित हो गए ना मोदी जी, साइकिल पे ही चलेंगे ना, साइकिल के लिए योजना है ना। देश को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी करते हैं ना। मुस्लिम आरक्षण को लेकर के चुनाव प्रचार किसने किया? चंद्रबाबु नायडू ने स्पष्ट किया कि हम मुस्लिम धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे, और पूरी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को कोसती रही कि ये तो धर्म के नाम पे आरक्षण देना चाहते हैं। झूठ बोल करके वोट ले लिया, लेकिन सच जनता के सामने है। जनता सवाल पूछ रही है, मजबूत विपक्ष है, आज मजबूत विपक्ष है, विपक्ष सवाल पूछ रहा है। पत्रकारों को सदन के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, पिंजड़ा बना दिया जा रहा, उस पिंजड़े में डाल दिया जाता है, और उससे आजादी अब विपक्ष ही दिला रहा है। अरे पिंजड़े के लिए आप हो तो सही, बचाने के लिए आप और राहुल गांधी जी हैं तो सही। पिंजड़े में बचाने के लिए आप अपना भी पिंजड़े को बच के रहिएगा और पत्रकारों को भी बचाते रहिएगा। हम तो आवाज उठा ही रहे ना। विपक्ष का जो पूरा धर्म है, आप सत्ता का देखिए, हर बात पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं विपक्ष ने आवाज क्यों नहीं उठाई, विपक्ष सवाल क्यों नहीं पूछ रहा, कहीं बलात्कार की घटना हो जाए तो वो उम्मीद से करते हैं। बताइए कितने आश्रित हो गए विपक्ष के ऊपर। तो सरकार तो विपक्ष में रह के, सरकार तो विपक्ष में रह के हम ही चलाएंगे, और हम ही चला रहे हैं। पत्रकारों को आजादी अगर दिलाई 24 घंटे के अंदर, तो विपक्ष ने दिलाई है। उसी तरीके से इन काली टोपी वालों से भी हम ही आजादी दिलवाएंगे। आप पश्चिम बंगाल पे क्या बोलेंगे? वहां दीदी की सरकार में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि देश शर्मसार हो रहा है, उस पे क्या बोलेंगे? देखिए, घटना घटित हो रही है, सरकार जिसकी भी हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए, पीड़ित कोई भी हो उसको न्याय मिलना चाहिए, ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। ममता दीदी को सपा के प्रवक्ता क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, वो एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, सपा मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ। बिल्कुल ऐसा ही बोलिएगा ना जैसे मोदी जी को बोल रहे थे आप। नहीं, मोदी जी अपनी तानाशाही करते हैं, और दीदी तो सबको बुला के बात करती हैं, सदन में भी बात करती हैं, पूरे विपक्ष को एकजुट करके बात करती हैं, और ये करती हैं वहां पर। विपिन जी नहीं, तानाशाह सबको इकट्ठा नहीं करता, तानाशाह कभी सबको इकट्ठा नहीं करता। तानाशाह कहता है अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। आपके सुर बदल गए ममता दीदी की बात आने पे। आपने मजबूती के साथ नहीं कहा क्या? नहीं, हमारी बात उसी मजबूती के साथ है, हर पीड़ित के साथ में। उसे न्याय मिलना चाहिए, ठीक तरीके से जांच होनी चाहिए। जांच में पक्षपात, जाति, धर्म और क्षेत्र जोड़ करके काम नहीं होना चाहिए। प्रोफेसर अनुरेश यादव, बताइए, दीदी की सरकार में एक महिला होते हुए एक ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है, जिससे पूरे दुनिया में देश की बदनामी हो रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, हमारे कहने की कोई जरूरत नहीं, हमारे नेता का स्टेटमेंट आ गया। और इसके अलावा जो हमारे पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने उसी दिन स्टेटमेंट दिया था कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, और जो भी दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। घटना किसी बहन बेटी के साथ, चाहे किसी भी राज्य में हो, चाहे वो राज्य बीजेपी शासित हो, चाहे वो राज्य इंडिया गठबंधन किसी पार्टी शासित हो, घटना होती है, और रेप या हत्या होती है, उसको पार्टी के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी के लोगों की तरह नहीं है कि दोषियों को बचाते हुए घूमे। हम लोग वैसे लोग नहीं है
कि दोषियों को जो है हम लोग संस्कारी बताते हुए घूमे कि बृजभूषण शरण सिंह जब दोषी थे तो जो हमारी बहन बेटियां यहाँ जंतर मंतर पे बैठी रही तो बीजेपी के नेता बृजभूषण को बचाते हुए घूमे, और दुर्भाग्य देखिए पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, और सुप्रीम कोर्ट के पास जब मामला गया तब जाके एफआईआर लिखी गई। और ऐसे बीजेपी के लोग अब जो है विपक्ष को सदाचार का उपदेश देते, जो अभी उस समय चर्चा चल रही थी मोदी जी को लेके और अडानी जी को लेके, तो मुझे एक बात याद आ गई, अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ा सा 2 मिनट उस पर कहिए कमेंट कहिए करना कहिए चाहूंगा, फिर आगे हम चर्चा करते रहेंगे। कहिए मुझे एक कहिए। कहानी मुझे एक कहानी याद आई साहब, हम लोग बचपन में थे तो आपने भी जुड़वा भाइयों की कहानियां सुनी होंगी। कई फिल्में ऐसी आई थी जिसमें जुड़वा भाई हुआ करते थे, वो दौर 90 का दशक का 80 का दशक का वही था। उसमें सर होता क्या था कि एक भाई को अगर चोट लगती थी तो दूसरा भाई बिलबिलाने लगता। अब यहाँ पे बताओ हिंडनबर्ग ने क्या मोदी जी से सवाल किया? क्या ये बोला कि मोदी जी ने कोई घोटाला किया? क्या हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ये बोला गया कि बीजेपी ने कोई घोटाला किया? नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बोला गया कि सेबी की चीफ का अडानी जी से संबंध है और घोटाला ये लोग कर रहे हैं, सेल कंपनियां जो फर्जी कंपनियां हैं वो इनकी हैं और इनके आपस में कनेक्शन है। अब बताओ साहब मोदी जी क्यों नाराज है इसके लेके? इसको लेके बीजेपी के नेता क्यों नाराज हैं? वो लोग क्यों बिलबिलाए हुए हैं? और मजे की बात ये है, जो मेन स्ट्रीम के मीडिया अपने आप को कहते हैं, जो गोदी मीडिया है, वो भी नाराज है। तो ये रिश्ता वही जुड़वा भाइयों वाली हो गई ना, कि अच्छा, एक को चोट मारी और दूसरा राहुल बिलबिला रहा है। राहुल गांधी को जानकारी बाद में मिली, थोड़ी सी समझा देते हिडनबर्ग में अगर कोई सेटिंग होती तो कि रिपोर्ट जो है मतलब सोमवार को ही भेजते, पहले काहे को भेज दे रिपोर्ट। उनकी बात तो झूठी है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मार्केट गिर जाएगी, तहस नहस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, लोगों को पैसा डूब जाएगा, लेकिन कछु नहीं हुआ है। बात खराब करवा दी में मतलब में। कोई बात खराब नहीं हुई सर। 2020 में आ जाइए, जनवरी फरवरी में राहुल गांधी जी ने कहा था कि कोविड जो बीमारी है पासपोर्ट वालों की है, एयरलाइंस बंद कर दो, बीमारी अगर ये पासपोर्ट वाली राशन कार्ड में आ गई देश में महामारी मच जाएगी। तो बीजेपी के नेताओं ने मजाक बनाया कि राहुल बाबा आप जो है अपनी ननिहाल चले जाओ, यहाँ ये बीमारी नहीं है। और विपक्ष जो है एक एजेंडा बना रहा है, राहुल जी या अखिलेश जी एक झूठ फैला रहे हैं। बाद में क्या हुआ? लाखों लोग हमारे यहाँ मरे, कितनी बड़ी त्रासदी हुई। तो साहब सब्र रखिए, राहुल जी ने जो बात कही है, शेयर मार्केट गिरेगा, अभी 2 दिन 3 दिन हुए हैं, रुक जाइए, क्योंकि लोगों का पैसा लगवाया गया और चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 2-3 दिन बाद शेयर मार्केट की स्थिति जिस तरीके से गिरेगा वो देखने लायक होगी। और अच्छा, सभा अडानी के जो प्रवक्ता में शेयर है, बैठे हुए यश भारती जी से पूछ रहे हैं कि हाँ जी मार्केट गिरने वाली है, कछु लोगों को फायदा ही जाओ, अगर आपको ज्यादा जानकारी हो गुप्त सूत्रन के हवाले से। ये सूत्र का काम तो हमारे मीडिया के लोग करते हैं, बड़े सूत्र लेकर के आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारे मीडिया के लोग क्या चाहते हैं कि मार्केट गिरे, ध्वस्त हो? राहुल गांधी जी ने अगर कोई बात कही और मार्केट नहीं गिरा तो उनको इस बात की बड़ी चिंता है कि राहुल गांधी जी झूठे साबित हो गए, उनकी बात नहीं सही हो पाई। और मार्केट अगर गिर जाता तो क्या प्रशंसा करते राहुल गांधी जी की? तो सही तरीके से जांच की बात है। अगर कोई नेता, इतना बड़ा नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, संसद का लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष का बड़ा नेता है, वो अगर कोई बात कह रहा है तो उसको गंभीरता से लेना नहीं चाहती है सरकार। और अगर परिणाम आ जाएंगे, जैसे अभी हमारे साथी ने कोविड की बात कही, कि जब उन्होंने कोविड की बात कही थी कि पासपोर्ट वालों को रोक लीजिए, राशन कार्ड में ना मिल जाए, रेलगाड़ी से पूरे देश में ये बीमारी फैल जाएगी, ये बात अखिलेश यादव जी ने कही थी, तब बात सुनी नहीं थी। और उसके बाद हुआ क्या? आप एक बात बताइए, परिणाम को तो सगरो ही खेल है। अगर परिणाम आपके मजबूत आए तो आपकी स्थिति मजबूत हुई और जनता ने आपको विपक्ष में बैठने को मौका दिया। और अगर राहुल गांधी जी ये सवाल उठा रहे हैं कि बाजार गिर जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी मार्केट, और ध्वस्त नहीं हुई, तो ये क्या है भाई? राहुल गांधी ने कच्ची बात क्यों कही? सवाल तो उठेंगे ना। नहीं, निश्चित तौर पे आप सवाल उठाइए, उस पर चर्चा कीजिए ना,
कितनी बार इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने सहयोगी दल एनडीओ के साथ में बैठक करी किसी भी विषय को लेकर के? ऑल पार्टी मीटिंग्स तो छोड़ दीजिए, मैं तो केवल एनडीए की बात कर रहा हूं। जो उनके सहयोगी दल है उनके साथ कितनी बार चर्चा करी किसी? क्या नोटबंदी से पहले किसी को विश्वास में लिया? किसी से चर्चा करी? उसके जो परिणाम आए उसके लिए माफी मांगी देश से? जीएसटी जिस तरीके से रात में 12 बजे लागू करी, लगभग 300 बार अमेंडमेंट्स किया जीएसटी में, क्या उसके लिए कभी अपने सहयोगी दलों से बात करी? क्या माफी मांगी देश से? जिस तरीके से व्यापार ध्वस्त किया गया है, जिस तरीके से लगातार नीति रीति बना रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अगर जनता जनार्दन ने मजबूती दी है तो फिर पूछने की क्या जरूरत है? जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और देखो वही को परिणाम है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री है। नहीं, जनता जनार्दन ने आने वाले 5 साल के लिए मौका दिया। आप जब उसमें फेल हो जाते हैं तब आप बात करते हैं। चुनाव में हमेशा झूठ परोसने का काम करते हैं। विपिन जी, तो समाजवादी पार्टी हुई है। अच्छा विपिन जी, मुझे बताइए, चुनाव में ये चौकीदार वाले चौकीदार कहाँ चले गए? मोदी का परिवार वाले कहाँ चले गए? तो ये शगुफ्ते और जुमले तो भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव केवल जीतने के लिए लाते हैं ना। ये डेवलपमेंट पे, ये विकास पे क्यों नहीं बात करते? आप नई पीढ़ी में किसी भी माँ बाप से पूछिए, कोई भी अपने बच्चों का नाम विकास नहीं रखना चाहता। इतना विकास को इन्होंने बदनाम कर दिया है, अब विकास से घृणा होने लगी है लोगों को। तो ये इतना बदनाम करने का काम किया। अरे रखिए, कितना सुंदर नाम सुंदर नाम है। नाम की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है, नाम बदलने की राजनीति करती है। नाम बदलने की अखिलेश यादव बहुत सुंदर नाम है, राहुल जी बहुत सुंदर नाम है, अरुणेश यादव बहुत सुंदर नाम है, यश भारती बहुत सुंदर नाम है, और विपिन बेबाक बहुत ही सुंदर है। नाम तो सब सुंदर। विपिन जी, मैं तो आपसे बेबाकी से पूछना चाह रहा हूँ, और आप पूछिए उन लोगों से जिन लोगों के विकास है, उन माँ बाप से पूछिए जिन्होंने क्या सोच के बच्चे का नाम विकास रखा था। लेकिन मोदी जी के विकास के आगे वो बेचारे विकास शर्मिंदा हो गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विकास सरकार शर्मिंदा नहीं हो रही। स्मार्ट सिटियां शर्मिंदा नहीं हो रही, गंगा की सफाई शर्मिंदा नहीं हो रही, मेक इन इंडिया, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार 2 करोड़, जितने वादे थे सब फेल। डिजिटल हम और आप देखो कैसी चर्चा कर रहे हैं, या ज्यादा और क्या विकास चाहिए? है विकास या नहीं है? विपिन जी, विकास मोदी है युग है या नहीं है? मैं आपकी बात का ही तो जवाब दे रहा हूं। मोदी जी के युग में ही तो सब कुछ हुआ है। मोदी के युग में ही रेल की पटरियां बिछी, मोदी जी के युग में ही स्टेशन हुए, मोदी जी के युग में ही हम चलना सीखे, मोदी जी के युग में ही हम बोलना सीखे, सुनना सीखे। नहीं तो हम तो गूंगे बहरे अंधे लूले लंगड़े सब थे। हमें तो कुछ करना ही नहीं आता था। प्रभु के दर्शन हो गए तो प्रभु ने सारी योजनाएं चालू कर दी, देश उन्नति तरक्की करने लगा। नहीं, उससे तो पहले तो कुछ था ही नहीं। टीवी का आविष्कार, मीडिया का आविष्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में हुआ। उससे पहले हम टीवी देखना ही नहीं जानते थे, रिमोट कैसे चलता हम जानते ही नहीं थे। तो ये जो धारणा बनाई गई है मीडिया के माध्यम से, यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का, कि जो हकीकत है उससे छुपाया जा रहा है, एक बनावटी दुनिया हमको दिखाई जा रही है। तो हमारे साथ अरुणेश यादव कुछ कहना चाह रहे हैं, अरुणेश यादव जी के पास जाएंगे। जी अरुणेश जी। जी, दरअसल मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि मुद्दे से जो मोदी जी कहते हैं ना, अटकाना भटकाना लटकाना, ये खूबसूरती बीजेपी के लोगों की। अब कैसे घुमा घुमा के ये ला रहे हैं कि साहब बांग्लादेश के मुद्दे पे विपक्ष नहीं बोल रहा है, या हिंडनबर्ग पे विपक्ष झूठा साबित हुआ। लेकिन अहम मुद्दा ये है कि हिंडनबर्ग और सेबी का जो मुद्दा है, सेबी चीफ को लेके, इस पे बीजेपी का क्या स्टैंड है, इस पे प्रधानमंत्री जी का आगे क्या कार्रवाई करेंगे। अभी तक सेबी चीफ का इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, जेपीसी द्वारा जांच क्यों नहीं की गई, और क्या 3 दिन पहले जो संसद का सत्र है बर्खास्त इसीलिए किया गया था कि हिंडनबर्ग का खुलासा होने वाला है, क्योंकि इंटेलिजेंस से साहब इन्हें भी रिपोर्ट आई जाती होंगी। और दूसरा जो सबसे अहम प्रश्न है तानाशाही को लेकर, तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में, हालांकि ये चर्चा का विषय नहीं था, फिर भी मैं लेके आ रहा हूं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आया एक जाति विशेष को लेके, कि अब फील्ड में कोई भी पुलिसकर्मी उस जाति विशेष का नहीं रहे।
एक मुख्यमंत्री होके इस तरह का जो बयान है वो एक मुख्यमंत्री दे रहा है, तो क्या ये देश के संविधान के लिए उचित है? ये संविधान कमजोर नहीं हो रहा इस बात से? आप एक जाति को और एक धर्म को विशेष को टारगेट कर रहे हो। भैया ना फील्ड में आप जाति और सीधा धर्म सीधा देख नाम, के पुलिस आप वाले सीधा सीधा रखोगे। नाम लो ना, आप सीधा सीधा नाम क्यों नहीं लेते कि यादवों को लेके आया है? अब ये नाम बात तो लीजिए आप, सीधा। नहीं बिल्कुल हम ले रहे हैं। अब आपने हमारी बात पूरी कर दी साहब। भैया ये बताइए, यादव होना या मुस्लिम होना गुनाह है एक ऐसे देश में जो देश संविधान से चल रहा है? अच्छा, और कोटे में योगी जी कोटे की साफ बात तौर आई तो पे, आप पहले शांत हो गए। हमारे आपकी जुबान मुख्यमंत्री जी खोली। साफ तौर पे संविधान को तार तार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और इसी चीज की हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको 33 सीटों पे छोड़ा है। इनका जो इतना नुकसान हुआ है इतनी सीटों का, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ कि ये लोग आपका तो जाति और फायदा धर्म हुआ देख ना, के न्याय करते हैं। उनका नुकसान हुआ, ठीक है, आपका तो फायदा और हुआ। अभी आप भी तो नहीं सुधर रहे हैं, अब अब आप भी सुधरने को तैयार नहीं है। आपको तो अगर मौका मिल रहा है ना, आप विपक्ष में बैठे हो, आपको तो धरा हुआ बिल्कुल मुद्दा मिल रहा है, आप मुद्दा उठाओ नहीं, ना। बात कौन बोल बात रहा है आपको? मुद्दा मिलने की या न मिलने की नहीं है। एक मुख्यमंत्री को जाति और धर्म देख के काम नहीं करना चाहिए। जब ये बताइए 10 सीटों पे उपचुनाव है, तो आप ये इस तरह का तुगलकी फतवा क्यों जारी कर रहे हैं अच्छा, आप कि 10 सीटों यादव के है या उपचुनाव की बात मुसलमान हो, है? 10 सीट पे उपचुनाव की बात है, आपस में आपने सेटिंग कर ली है कांग्रेस ने और जो है क्या नाम है समाजवादी पार्टी इनका ने, कि हम कौन ये कौन कितनी सेट कौन कौन सी सीटन पे ये चढ़ेंगे? देखो सर, और यही बात सर में सर खाड़ोबाज तो दिखे पहले, तो मुझे ऐसे लग रही है। सेटिंग करने का काम बीजेपी करती है, शासन प्रशासन से वो सेटिंग कर रहे हैं। हम्म, हमारा गठजोड़ है, और गठजोड़ हमारा सिद्धांतों के साथ है, और सिद्धांत है हमारी जनता के लिए कि जनता की बेहतरी के लिए हमें काम करना है। इसीलिए हम विपक्ष में बैठना हमने मजबूर किया। जोड़ तोड़ के हम भी सरकार बना सकते थे, लेकिन हम लोगों ने साफ मना कर दिया कि हमें इतने नंबर मिले कि हम मजबूत विपक्ष बन सकते हैं। तो हम ये तो विपक्ष की वही वाली भूमिका में बात हैं है और कि क्या मजबूती से हम काम कर रहे अंगूर, हैं। अंगूर ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, के साथ जोड़ तोड़ के तो हम भी ना ना, सरकार बना देते, तो फिर क्या जोड़ कर तोड़ रहे के हैं? मोदी जी चला ही रहे हैं। आप अच्छा, जो उस समय कह आप रहे क्या कर थे, रहे हैं? आपने आप जो कोशिश ये ना कह रहे करी। थे कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिला, साहब बताओ कौन सा प्रचंड बहुमत है? 272 सीटें से ज्यादा अगर मिलती तो हम मान सकते थे कि मोदी जी को बहुमत है। मोदी जी तो 240 पे लटक गए। 2 बैसाखियां ले रखी हैं, एन स्क्वायर बैसाखी है, N1 नीतीश जी, N2 नायडू जी। अरे तो बैसाखियों पे अगर कोई सरकार चल रही है तो उसे हम मजबूत सरकार नहीं कहेंगे। हम यूं वो कह तो रहे हैं, फिर ये आप है भी तो कि कोशिश तो लगातार कर ही रहे हो कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप भी नहीं नहीं लगातार साहब, कोशिश में हो कि कैसे भी करके मुंह हम पर लग मजबूत जाओ और ये विपक्ष को की टूट के भूमिका आ जाए। निभा रहे हैं। हैं? हम कोशिश ना मजबूत कर रहे? विपक्ष की भूमिका, दिल पे हाथ रख के बताइए, कोशिश ना कर रहे? नहीं दिल क्या दिमाग, हम हर पूरी तरीके से तन मन धन के साथ जनता के लिए काम कर रहे हैं। और जनता के लिए आप काम तो करने के लिए चेहरा कोई बता रहे हो जरूरी, कि आप जो कछु छुपा रहे हो, छुपा रहे हो आप नहीं नहीं, कछु। छुपाने का काम मोदी जी करते हैं। मोदी जी चलो, छुपाने को लिफाफे काम में कौन कुछ और करेगा? होता है ये उनके, तो और जनता मजनून में निर्णय। कुछ और दिखाते हैं। छुपाने को काम कौन करे और कौन नहीं करेगी, जनता जनार्दन बहुत ही अच्छी तरीका से जाने हैं। आगे स्थिति क्या होगी, कांग्रेस कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है, आने वाले दिनों में और राजनीति में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। पश्चिम बंगाल में क्या होगा, पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या होगी, या बांग्लादेश में आने वाले समय में क्या होगी, स्थिति सामान्य होगी या नहीं होगी। हिंदुओं पे जो अत्याचार की खबर आ रही है, ऐसी खबरें समाप्त होंगी या नहीं होंगी, ये तो देखने वाली बात होगी। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। जब चर्चा को हम समाप्त करेंगे और दोबारा कई दूसरे मुद्दे पे आप सब लोगों के साथ दोबारा रूबरू होंगे। जब तक के नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।